हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक पेपर जो CHSL में पूछा गया है आपसे। ये पेपर पूछा गया है 9 अगस्त को और इसकी शिफ्ट थी 11:45 से 12:45 वाली। ठीक है, चूँकि अब आंसर की जा चुकी हैं और आप लोगों ने अपना स्कोर देख लिया होगा। उम्मीद है बढ़िया स्कोर आपने प्राप्त किया है और अब आप तैयारी करेंगे आगे की। तो ये जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ आपको, ये तरीका जो बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको एग्जाम में अप्रोच करना चाहिए, ये बहुत हेल्प करेगा उन विद्यार्थियों के लिए भी जो शुरुआत कर रहे हैं, जो SSC की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं। ये उन विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी है जो मेंस की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो एक अप्रोच आप यहाँ पे सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 25 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं। इंस्ट्रक्शन को बहुत ही केयरफुली रीड करना है क्योंकि इंस्ट्रक्शन में भी फंस सकते हैं। मैं बताऊंगा आपको कि कहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन में फंस सकते हैं यहाँ पर, और जल्दबाजी में वो गलत करके आ जाएंगे आप। पहला क्वेश्चन आपसे दिया कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे अंडरलाइन पार्ट ये वाला है। तो ये जो अंडरलाइंड पार्ट है उसका सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूशन क्या होगा इन चार ऑप्शंस में से? मतलब एक प्रकार से सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला ये क्वेश्चन था। क्या कह रखा है? आई हैव द बेस्टेस्ट प्लेसमेंट ऑफर अमंग ऑल माई क्लासमेट। जितने भी मेरे क्लासमेट हैं उनमें सबसे बढ़िया प्लेसमेंट ऑफर मुझे मिला है। आपको पता है कि डिग्री सुपरलेटिव क्या होती है? बेस्ट होती है, बेस्टेस्ट नहीं होती। तो यहाँ पे आप लगाएंगे दी बेस्ट। समझ में आ रही है बात? बेस्टेस्ट ना होके डिग्री सुपरलेटिव लगेगी दी बेस्ट। आपको पता है कि मोर गुड हो नहीं सकता, डिग्री कंपैरेटिव तो बेटर होती है, और डिग्री कंपैरेटिव में इस कंडीशन में तो दे लगेगा नहीं। हालांकि दो कंडीशंस होती है जहां पे दे लगता है, लेकिन ये तो कोई कंडीशन दे नहीं रखी। वो दो कंडीशंस कौन सी होती है मैं रिकॉल कर दूं आपको। एक तो जो डिग्री कंपैरेटिव दो बार अगर आ जाए सेंटेंस में तो हम दे लगाते हैं, या फिर ऑफ द टू या ऑफ दीज टू आ जाए किसी सेंटेंस में और वहां डिग्री कंपैरेटिव हो तो उसमें हम दे लगाते हैं। यहाँ तो ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है, तो आप यहाँ पे आंसर करेंगे दी बेस्ट। दूसरा क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। अब इसमें आपको फोर्जरी का सिनोनिम बताना है। फोर्जरी का, ही वॉज पुट बिहाइंड बार्स, उसे जेल में भेज दिया गया। बिहाइंड बार्स मतलब पुट करना किसी को, बिहाइंड बार्स मतलब जेल भेज देना। उसे जेल भेज दिया गया। कारण क्या था? एक जालसाजी का दोषी उसको पाया गया था, फोर्जरी का दोषी पाया गया था। फोर्जरी जालसाजी जो होती है उसको हम बोलते हैं क्या? काउंटरफिटिंग। काउंटरफिटिंग इसका आंसर होगा। एम्बेजल जो होता है ये गबन करना होता है, मिस एप्रोप्रिएशन होता है। पैसा है, फंड है, उसको गलत तरीके से यूज करना एम्बेजल कहलाता है, गबन करना कहलाता है। मर्डर पता ही है। कॉक्स जो दे रखा है इसका मतलब होता है परस्यूएड करना। कॉक्स का मतलब क्या है? परस्यूएड करना। ठीक है, मनाना कह सकते हो। कैजुअल भी हो सकता है इसका, किसी को कोई काम करने के लिए मनाना, कैजुअल भी कह सकते हो। तो ये तो आपके दो क्वेश्चंस हो गए। तीसरे क्वेश्चन की बात करें। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा एंटोनिम बताना है ना। यहां देखो बड़ा बड़ा लिखा ही गया है, एंटोनिम बताना है आपको। तो देखिए, एंटोनिम बताना है तो इसमें योर व्यूज रिलेटेड टू मॉरलिटी आर आउटडेटेड एंड प्योरिटेनिकल। ये प्योरिटेनिकल जो वर्ड दे रखा है ना, इसका एंटोनिम आपसे पूछा है। देखो, प्योरिटेनिकल जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है मोरल। जो बहुत ही नैतिकतावादी व्यक्ति हो, जो अपने नैतिक आचरण में बहुत ही स्ट्रिक्ट हो, उसे बोलते हैं क्या? प्योरिटेनिकल। यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा, क्या बताना है? एंटोनिम। एंटोनिम बताना है तो आपका आंसर आएगा परमिसिव। परमिसिव में क्या होता है कि आप एक लीनियंट स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, आपको फ्रीडम मिलती है कि आप चाहें वो करें, अनैतिक काम भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्योरिटेनिकल है ये बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से नैतिक व्यक्ति होता है, उसको बोलते हैं। ठीक है। ऑर्थोडॉक्स होता है वो रूढ़िवादी या परंपरावादी होता है। ऑर्थोडॉक्स तो सुना ही होगा आपने। रूढ़िवादी या परंपरावादी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। और प्रूडिस जो शब्द है, प्रूडिस इसी का सिनोनिम है। प्रूडिस प्योरिटेनिकल जो है इसी का सिनोनिम है। अत्यधिक मॉरल होना प्रूडिस भी कहलाता है, प्योरिटेनिकल भी कहलाता है। बात समझ में आ गई? तो ये तो आपका आंसर आएगा इसका। आगे आइए, नंबर 4 क्या कह रहा है? नंबर 4 में बोला सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम फॉर द गिवन सिचुएशन। एक सिचुएशन दे रखी है, उसके लिए आपको एक ईडियम बताना है। मयंक वॉज स्पीकिंग अ लॉट अबाउट ऑनेस्टी। मयंक बहुत ज्यादा बात कर रहा था ईमानदारी के बारे में। बट व्हेन रीटा रिमाइंडेड हिम अबाउट द मनी पेड टू हिम, लेकिन जब रीटा ने याद दिलाया कि तुम्हें पैसे दिए थे हमने काम करने के, तो फिर उस चीज को देखकर वो क्या किया उसने? ही बिहेव्ड कावर्डली। उसने बड़े ही कायरतापूर्ण तरीके से व्यवहार किया और वो जगह से चला गया। तो ये जो सिचुएशन हुई ना कि उसने बहुत ही कायरतापूर्ण तरीके से दुबके पैर से वापस निकल गया,
ये जो है उसको शर्मिंदगी हुई वहाँ पर, वो बखान कर रहा था अपनी ईमानदारी के बारे में, लेकिन जैसे ही उसको याद दिलाया गया कि तुझे पैसा दिया गया था काम के लिए, तो वो शर्मिंदा हो गया। ऐसी स्थिति क्या है? ये जो ग्लाइडिंग द पिल है, इसका मतलब आप नोट कर लेना कि कोई भी ऐसी स्थिति जो बहुत ही मतलब कहें कि अट्रैक्टिव नहीं है, इनअट्रैक्टिव सिचुएशन है, उसको अट्रैक्टिव दिखाना। कोई चीज़ इतनी आकर्षक नहीं है लेकिन आप उसको शो ऐसे करते हो कि बहुत ही आकर्षक है, उसको बोलते हैं ग्लाइडिंग द पिल। गोइंग विद हिज टेल बिटवीन हिज लेग्स, ये इसका आंसर होगा। इसका मतलब होता है बहुत ही शर्मिंदा होना, दुब के पैर बाहर निकल जाना, मतलब पूंछ दबा के भाग जाना। वो जो कहानी है वो यहाँ पर लागू होती है। फ्लॉग अ डेड हॉर्स, कोई घोड़ा मर गया, उस पर आप चाबुक मारे जा रहे हो, है ना, उसको फ्लॉग किए जा रहे हो, तो इसका मतलब है आप व्यर्थ प्रयास कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि उस चाबुक मारने से वो घोड़ा उठ जाएगा, तो ये होता है फ्यूटाइल एफर्ट पुट करना। और फॉलिंग फ्लैट का मतलब होता है एकदम अप्रभावी होना। अगर कोई चीज़ फॉल फ्लैट, अगर आपने कुछ कहा और वो चीज़ किसी पर असर ही नहीं डाले, इनइफेक्टिव हो, तो उसको बोलते हैं फॉलिंग फ्लैट। तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए था क्या? 2 नंबर। क्लियर है? आगे आइए। अब आपसे पूछा एंटोनिम फिर से, है ना। जहाँ ये कैपिटल लेटर्स में दे रखा है वहाँ तो पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। क्या कह रखा है? कंटम्पलेट का बताना है। कंटम्पलेट जो होता है ना वो मेडिटेट होता है, कंटम्पलेट जो होता है वो रूमिनेट होता है। ये आपस में सिनोनिम हो गए तीनों, मतलब ध्यान देना, किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा किसी के बारे में विचार करना, है ना, ये होता है कंटम्पलेट करना, चिंतन करना, बहुत ज़्यादा ध्यान देना किसी चीज़ के बारे में। रिट्रैक्ट जो होता है ये होता है रिट्रीट या टेक बैक, पीछे हटना भी हो सकता है। जो शब्द कहे गए हैं उन शब्दों को वापस लेना भी हो सकता है। ये होता है क्या? रिट्रैक्ट। रिट्रैक्ट का मतलब इस रिट्रैक्ट का मतलब रिट्रीट या टेक बैक, वापस लेना, अपने कदमों को पीछे खींचना कह सकते हो, या फिर कही गई बात को वापस लेना, जो स्टेटमेंट आपने कहा है उसको वापस लेना, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रिट्रैक्ट। डिसरिगार्ड इसका आंसर होगा। एंटोनिम पूछा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो किसी चीज़ पर, किसी चीज़ के बारे में चिंतन कर रहे हो, तो वो कंटम्पलेट है, मेडिटेट है, रूमिनेट है। मेडिटेट से मेडिटेशन बनता है, ध्यान लगाना होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड का मतलब ध्यान नहीं देना। फिर देखिए, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। आपको बताना है एरर कौन से पार्ट में है। अब मैंने इसीलिए कहा था कि आपको पूरा इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ना है। जब आप आगे देखोगे, जहां आपसे ग्रामर की एरर पूछी है ना, जहां आपसे ग्रामर वाली एरर्स पूछी हैं, वहां पे लिखा गया है साफ रूप से ग्रामेटिकल एरर। और जहां ग्रामर की एरर नहीं पूछी है, ये एरर पूछी है, तो वहां पे ये स्पेलिंग वाली एरर है। आप ऑप्शन देख लीजिए, इसकी स्पेलिंग देखनी है आपको, ये देखना है कि ये सही है क्या। हालांकि हो सकता है कि ये उस प्रसंग में फिट नहीं बैठता हो, क्योंकि यहाँ स्पेलिंग वाला एग्जैक्ट तो दे नहीं रखा, लेकिन जो आंसर एसएससी ने यहाँ पे माना हुआ है ना, वो स्पेलिंग के हिसाब से ही माना हुआ है। तो यहाँ पे दे आर, और इसके बाद में इसकी स्पेलिंग देखनी है आपको, ठीक है। इसके अलावा यहाँ स्पेलिंग ये देखनी है। इन 4 ऑप्शंस में से आपको देखना है कि कौन सी स्पेलिंग गलत है, या फिर कौन सा शब्द है वो उस रेफरेंस में फिट नहीं बैठता है। तो नेग्लिजिबल की स्पेलिंग गलत है। नेग्लिजिबल की स्पेलिंग ये होती है नेग्ली, फिर GI लगता है आगे। नेग्लिजिबल का मतलब नगण्य हो, ना के बराबर हो, उसको बोलते हैं नेग्लिजिबल। जो अनइम्पॉर्टेंट हो, इनसिग्निफिकेंट हो, महत्वहीन हो, ट्रिफलिंग हो, ट्रिवियल हो, उसे कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर आंसर होगा, ठीक है। नंबर 7 क्या कह रहे हैं? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बताना है, तो पैसिव वॉइस का तो बड़ा आसानी से सभी का सही होगा आपका। द कंपनी विल रिलीज द न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ। सीधा ऑप्शन पे जाइए, विल है तो विल बी को देखिए कहाँ पे है, तो विल बी ये रहा। लेकिन आप देखिए विल बी के साथ ING है, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है, काट दीजिए इसको। फिर ये विल बी रिलीज दे रखा है, देखेंगे इसको, विल रिलीज होगा नहीं और इज रिलीज होगा नहीं। आंसर आ गया 2 नंबर, ज़्यादा हमें सोचना नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। आगे आइए, नंबर 8 कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब यहां पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। एन अमाउंट ऑफ मनी दैट इज पेड एट वन टाइम। ऐसे धनराशि जिसको वन टाइम दिया जाता है, मतलब एक मुश्त राशि जिसको बोलते हैं, उसको लमसम बोलते हैं, ठीक है। मॉर्गेज जो होता है वो तो गिरवी रखने के लिए जो सामान होता है, मॉर्गेज लोन वगैरह सुना होगा, टाइप होता है लोन का। क्रेडिट का मतलब उधार होता है, एडवांस अमाउंट अग्रिम भुगतान होता है, अग्रिम राशि होती है। लमसम हो जाएगा एक मुश्त राशि। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। 9 कह रहा है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। देखो यहां पे साफ साफ दे रखा है ग्रामर की एरर बतानी है आपको। अब इसको पढ़ो। कैन यू मेक श्योर यू हैव अ करेक्ट एड्रेस बिफोर यू स्टार्ट ड्राइविंग। क्या आप ये बात सुनिश्चित कर सकते हो, क्या आप ये बात श्योर कर सकते हो, अश्योर कर सकते हो हमें कि
आपके पास करेक्ट एड्रेस है। जब आप ड्राइविंग स्टार्ट करोगे, जब आप चलना स्टार्ट करोगे, तो उससे पहले एड्रेस तो है क्या? तो जो व्यक्ति पूछ रहा है इस बात को कि तुम जब स्टार्ट कर रहे हो गाड़ी को, ड्राइव करना स्टार्ट करो, करेक्ट एड्रेस है क्या, तो इसका मतलब है एड्रेस जो है वो निश्चित है। ये होमोफोरिक रेफरेंस कहलाता है। जब हमें किसी नाउन को देखकर ही एग्जैक्टली पता लग जाए कि हम किस नाउन की बात कर रहे हैं, तो वो निश्चित मानी जाती है और इसे हम होमोफोरिक रेफरेंस में काउंट करते हैं। आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? यहाँ पे होगा द करेक्ट एड्रेस। निश्चित हो गया ये, और हमें पता है कि कौन सा एड्रेस। जब बोलने वाले को तो पता ही है निश्चित रूप से किसकी बात कर रहा है, सुनने वाले को भी पता लग जाए। भी आप आपने गाड़ी बुलवाई, ठीक है, और मतलब किराए पे गाड़ी लेके जा रहे हो मान लो, और आप उस ड्राइवर को पूछो भाई पता तो है ना कहाँ चलना है अपने को, तो इसका मतलब आपको तो पता ही है कौन सा एड्रेस है। अब उससे ही पूछ रहे हो कि तुम्हें उस एड्रेस का पता है क्या, तो वो द करेक्ट एड्रेस सही होगा यहाँ पे। अगला बताना है एंटोनिम आपको। एंटोनिम बताना है किसका? हार्मनी का। हार्मनी का मतलब सामंजस्य, तालमेल को बोलते हैं हार्मनी। तालमेल का उल्टा है डिस्कॉर्डेंस। तालमेल का बिखराव, झगड़ा, है ना, उसको बोलते हैं डिस्कॉर्डेंस। कॉग्निजेंस है वो अवेयरनेस को बोलते हैं। कॉग्निजेंस का सिनोनिम होता है दोस्तों अवेयरनेस। मतलब क्या कहें? अवेयरनेस का मतलब सजगता, जागृति। रेलिगेशन है वो डिमोशन को बोलते हैं। रेलिगेशन का मतलब क्या होता है? डिमोशन। डिमोशन समझते हो? डिमोशन का मतलब प्रमोशन का उल्टा। प्रमोशन मतलब पदोन्नति होता है, ये पदावनति होता है। यूनिफॉर्मिटी का सिमिलैरिटी होता है, एक समानता होती है। तो डिस्कॉर्डेंस इसका आंसर होगा। एंटोनिम पूछा था आपसे। फिर 11 देखिए। 11 में आपसे पूछा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। अब की बार एक्टिव वॉइस बताना है। तो क्या कह रहा है? वॉज द बुक रिटन। वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है। आपको पता होना चाहिए कि सेकंड फॉर्म का पैसिव बनता है वॉज वर से। अब जब सेकंड फॉर्म का पैसिव वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म से बनता है तो यहां सेकंड फॉर्म लगेगी। आपको ये पता होना चाहिए कि इंटेरोगेटिव दे रखा है, तो इंटेरोगेटिव वाक्य जो होता है सेकंड फॉर्म का, जो सिंपल पास्ट वाला वाक्य है, वो पास्ट मतलब डिड से बनता है। डिड से बनता है तो डिड इसमें है और इसमें है, इन दोनों को तो काट ही दो, डिड नहीं है। अब इन दोनों में से क्या आएगा? डिड द बुक रिटन बाय एन अननोन ऑथर। क्या ये पुस्तक जो है किसी अज्ञात लेखक ने लिखी है? किसी ऐसे लेखक जिसके बारे में पता नहीं है, इसने लिखी है क्या? तो डिड एन अननोन ऑथर राइट द बुक, और डिड द बुक राइट, यहां तो बुक लिख रही है, यहां लेखक लिख रहा है, तो किताब लिखेगा लेखक, तो आपका आंसर ये आएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है भाई। फिर 12th देखो। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको। इनमें से गलत वर्ड कौन सा है स्पेलिंग की दृष्टिकोण से? तो सब एक्विस जो होता है वो अग्री होना होता है, सहमत होना होता है, कंसेंट होता है, सहमति देना होता है। सही है स्पेलिंग, ACQUIESCE सही स्पेलिंग है। कंसाइंशस जो होता है वो कर्तव्यनिष्ठ को बोलते हैं। कोई व्यक्ति अगर कंसाइंशस है इसका मतलब वो क्या है? कर्तव्यनिष्ठ है। आर्टिफिशियल है वो कृत्रिम है, स्पेलिंग सही है। मिस्चीवियस की स्पेलिंग गलत है, इसमें आई नहीं आना चाहिए था। MISCHIEVOUS, आई को हटा दीजिए, मिस्चीवियस की स्पेलिंग ये बनेगी। ठीक है भाई, आगे आइए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड। सिनोनिम बताना है। इंडिस्पेंसिबल क्या होता है? देखो डिस्पेंसिबल जो होता है वो मतलब परिहार्य, जिसको टाल सकते हो, विच कैन बी अवॉइडेड। ये होता है अनअवॉइडेबल, जिसको आप टाल ही नहीं सकते, जो पक्का होकर रहेगा। ऐसी घटनाएं जो होकर ही रहेंगी, जिसको टाला ना जा सके, उसको बोलते हैं क्या? इंडिस्पेंसिबल। तो यहां पे क्या आ जाएगा? इसेंशियल आ जाएगा, आवश्यक है, होकर रहेगी। बाकी बचा इटरनल, ये होता है शाश्वत, जो एवरलास्टिंग हो, जो परपेचुअल हो। एवरलास्टिंग कह सकते हो, परपेचुअल कह सकते हो, है ना। मेमोरेबल जो होता है वो यादगार होता है, और फोर्सफुल, फोर्सफुल पता है ये बलपूर्वक, है ना। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा एसेंशियल। फिर पूछा है आपसे वन वर्ड, वन वर्ड ही पूछा है ना, पढ़कर देख लो एक बार। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, है ना, ये पूछा आपसे। तो द बास्केटबॉल प्लेयर वॉज ए फॉर्मिडेबल ओपोनेंट बिकॉज ही वॉज एबल टू यूज बोथ हिज हैंड्स, बोथ हिज लेफ्ट एंड राइट हैंड्स इक्वली वेल। तो जो अपने बाएं और दाएं हाथों को समान रूप से यूज कर सके उसको बोलते हैं वायरस। जो 3 इडियट का किरदार था वायरस, आपको याद आ गया होगा, उस व्यक्ति को वायरस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में पूछा है आपसे, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा एम्बीडेक्स्ट्रस, जो दोनों हाथों से इक्वली लिख सकें। ठीक है। डेक्स्ट्रस जो होता है वो स्किल्ड होता है, जो कुशल हो, दक्ष हो, अडेप्ट हो, इसे कहेंगे क्या? डेक्स्ट्रस। एम्बीवेलेंट का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ फीलिंग, मतलब भावनाएं, जो मिश्रित भावनाएं जो होती हैं, है ना, लेफ्ट की भावना भी, राइट की भावना भी, मतलब नेगेटिव भावना भी, पॉजिटिव भावना भी, इसके मिश्रण को बोलते हैं एम्बीवेलेंट। इक्विपोइज्ड, ये भी मतलब एक प्रकार से बैलेंस होता है, बैलेंस सिचुएशन, है ना, मतलब बैलेंस होता है दो स्थितियों का, उसको बोलते हैं इक्विपोइज्ड। तो यहां पे आपका आंसर क्या आएगा? एम्बीडेक्स्ट्रस।
एक आपसे वन वर्ड पूछा है, क्या बोला है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछा है। देखो क्या बोला है आपसे, शी इज रियली इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ रिलीजन। रिलीजन की स्टडी को थियोलॉजी, बहुत ही आसान आपसे पूछ लिया। फिलोलॉजी होता है, ये स्टडी होती है भाषा की, स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस कर देता हूं, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, भाषाओं के अध्ययन को क्या बोलते हैं, फिलोलॉजी। लेक्सिकोग्राफी होता है, ये होता है डिक्शनरी लिखने की जो कला है, डिक्शनरी लिखने की जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरीज कर दीजिए। और सेफोलॉजी है वो इलेक्शन ट्रेंड का अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड, इलेक्शन ट्रेंड के अध्ययन को क्या बोलते हैं, सेफोलॉजी, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो PQRS पे आधारित, मतलब पैरा जंबल का क्वेश्चन दे रखा है आपको। पहले आप ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में एक ऑप्शन डी से है, एक सी से है, दो बी से हैं। तो हमारी अप्रोच ये रहती है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो उसी को पहले हम देखेंगे, उसके बाद अगले ऑप्शन पे जाएंगे। तो बी में क्या दे रखा है, बी में दे रखा है द स्मॉल टाउन ऑफ मिलफील्ड वॉज नॉन फॉर इट्स चार्मिंग मैन स्ट्रीट। एक छोटा सा टाउन था, ये प्रख्यात था इसकी मैन स्ट्रीट के लिए, वेयर लोकल्स एंड विजिटर्स अलाइक कुड स्ट्रोल अमंग द क्वेंट शॉप्स एंड कैफेज। क्वेंट जो होता है ना, वो एक विचित्र प्रकार का होता है, अनूठा होता है, आकर्षक होता है। और खास करके हम इसको आकर्षक इसलिए बोलते हैं क्योंकि आकर्षक या अनूठा इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्राचीन चीज़ों से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये इसकी बात कर रखी है, इस टाउन की, इस मिलफील्ड टाउन की बात कर रखी है, जो कि मैन स्ट्रीट के लिए प्रख्यात था। और यहाँ पे लोकल्स और विजिटर्स, चाहे वहाँ के स्थानीय लोग हों या फिर कोई टूरिस्ट आया हुआ हो, वो एक समान रूप से घूम सकते थे, है ना। किसके बीच, यहाँ पे शॉप्स और कैफेज भी हैं, वहाँ पे ये विजिट कर सकते थे, ये कहना चाह रहा है। बी के बाद में एक में डी है और एक में ए है। ए अगर देखते हैं तो दे रखा सम रेजिडेंट्स सो दिस, कुछ रेजिडेंट्स ने इसको देखा एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी। किस रूप में देखा, कि उनको लगा कि ये तो अवसर है बढ़िया, हम प्रोग्रेस कर सकते हैं इससे। और अदर्स फियर्ड, लेकिन दूसरों को डर था दैट इट वुड डिस्ट्रॉय दैट टाउन्स यूनिक कैरेक्टर, कि अगर ऐसा हुआ तो फिर ये टाउन का जो यूनिक कैरेक्टर है ना, वो उसको खो देंगे। एक डी दे रखा है, डी में क्या है, वन डे, एक दिन लार्ज कॉर्पोरेशन अनाउंस्ड इट्स प्लान्स। एक दिन एक बड़ी कॉर्पोरेशन थी, उसने अपनी योजना यहाँ पे अनाउंस की, क्या, कि एक मैसिव शॉपिंग सेंटर बनाएंगे आउटस्कर्ट्स ऑफ टाउन, टाउन के बाहर। तो ये इन्होंने देखा एक अवसर के रूप में। समझ में आ रही बात। ए और डी का संबंध क्या है, कि यहाँ पे लार्ज कॉर्पोरेशन जो है उसने अनाउंस किया था कि एक बड़ा सा शॉपिंग सेंटर बनाएंगे आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, का मतलब है शहर के बाहर, मतलब कस्बे के बाहर। अब ये जो कस्बे के बाहर बनाएंगे, इसको कुछ ने देखा कि ये बड़ा अवसर है, कुछ ने देखा कि इससे जो यूनिक कल्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो आपका आंसर है वो सीधा सीधा 3 नंबर आना चाहिए। क्लियर है भाई, 3 नंबर आंसर आएगा। अगला देखिए, आगे आपसे पूछा है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अंडरलाइन तो मैं करके दे देता हूं इसको, ये वाला पार्ट अंडरलाइंड है, इसको देखना है आपको। द पीपल हु लिव हियर, जो लोग यहाँ रहते हैं, हैव हैड द सेम काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल, उनकी जीवन शैली एक जैसी है। अंटिल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, कब से, 100 सालों से, सैकड़ों सालों से। आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप परफेक्टिव एस्पेक्ट देख रहे हो, ये परफेक्ट है, हैव हैड, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो वहाँ पे 4 लगता है, न कि अंटिल लगता है। अंटिल तो वैसे भी नेगेटिव अर्थ हो गया। अंटिल 100 ईयर्स का मतलब तो हो गया जब तक कि 100 साल पूरे ना हुए तब तक, ठीक है। ये तक का मीनिंग तो दे नहीं रहा। सिंस लगा नहीं सकता क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में कोई निश्चितता नहीं है, इसलिए सिंस वाला लगाएंगे नहीं। ऑल दो लग नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे टाइम के लिए लगाना है। ऑल दो तो एक कंजंक्शन होता है जो आपको विरोधाभासी सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। थ्रू है वो माध्यम के लिए आता है या फिर ड्यूरेशन के लिए आता है कि शुरू से लेकर अंत तक, है ना। यहाँ पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है। याद रखो कि जब भी फोर या सिंस के साथ टाइम आता है, पहले भी मैंने बताई है इस बात को, कि जब भी आपको दिखे फोर या सिंस के साथ टाइम, वहां पे आपको मिलना चाहिए परफेक्टिव एस्पेक्ट। क्या मिलना चाहिए? परफेक्टिव एस्पेक्ट मिलना चाहिए। परफेक्टिव एस्पेक्ट का सीधा सा मतलब क्या हो गया कि आप या तो परफेक्ट लगाओगे या परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाओगे। तो यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस तो है नहीं, तो परफेक्ट में आइए। परफेक्ट में आओगे तो आपका आंसर 3 नंबर आएगा। 1 नंबर इसलिए काट दिया क्योंकि सिंस है वो डेफिनेट टाइम के पहले आता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, यहाँ पे ये निश्चित टाइम नहीं है। आगे दे रखा है आपको ईडियम का मीनिंग बताना है। फॉलन फ्लैट, देखो हमने पहले अभी डिस्कस किया था
कुछ देर पहले तो डिस्कस किया था। फॉल फ्लैट का मतलब होता है कोई चीज एकदम अप्रभावी रूप से होना, मतलब इनइफेक्टिव होना, कोई असर ना पड़ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, टू फेल और बी इनइफेक्टिव, ये आपका आंसर है, अप्रभावी होना या असफल होना या असर ना पड़ना। फिर बताना है आपको क्या, अंडरलाइन सेगमेंट का सब्स्टिट्यूट बताना है। तो ऑल कलीग्स ऑफ रोहित एक्सेप्ट जोसेफ हैव कमेमोरेटेड द इलेक्टिव कोर्सेज, इसका आपको देखना है सब्स्टिट्यूशन क्या है। थोड़ा सा मैं इसको, अब दिख जाएगा आपको, है ना, देखिए यहां इसका ये कमेमोरेटेड द इलेक्टिव कोर्सेज, कमेमोरेट होता है वो संस्मरण को बोलते हैं, मतलब कोई ऐसा इवेंट जो कोई चीज की याद दिलाए, इकट्ठे होते हैं हम लोग किसी चीज को याद करने के लिए, उसको कमेमोरेट बोलते हैं। तो सारे के सारे कलीग्स, रोहित के जो साथी थे जोसेफ को छोड़कर बाकी सारे कलीग्स जो हैं, उन्होंने इलेक्टिव कोर्सेज को लेकर संस्मरण किया। ऐसा हो सकता है कि कोई इवेंट को याद करने के लिए कमेमोरेट बोलते हैं, तो ये तो नहीं आएगा। और वैसे भी आपके पास नो इंप्रूवमेंट वाला तो ऑप्शन ही नहीं करना, इन चार में से ही है। कमिसरेट का मतलब होता है सहानुभूति दर्शाना, टू एक्सप्रेस सिंपैथी। कमिसरेट क्या होता है, सहानुभूति दर्शाना, टू एक्सप्रेस सिंपैथी, तो सिंपैथी वाली बात तो ये है नहीं। कास्टिगेट का मतलब होता है डांटना, स्कोल्ड करना, चेस्टाइज करना। तो क्या इलेक्टिव कोर्सेज को डांटा है, ऐसा है क्या? आगे दे रखा है कंसीडर द इलेक्टिव कोर्सेज, इसके बारे में इन्होंने विचार विमर्श किया, सोचा विचारा। और कॉन्स्टिपेट का मतलब होता है अपच होना, कब्ज होना, है ना, कॉन्स्टिपेशन सुना होगा आपने, तो ये कॉन्स्टिपेशन वाला इररेलेवेंट है, कास्टिगेट वाला इररेलेवेंट है, सहानुभूति दर्शाना इररेलेवेंट है। ये आ जाएगा सोच विचार किया उन्होंने किस पर, इलेक्टिव कोर्सेज पर। अगला देखिए 20 में आपसे पूछा है क्या, सिनोनिम बताना है ना, सिनोनिम बताना है। सिनोनिम बताना है किसका, अंडरलाइन पार्ट का। अब अंडरलाइन में कर देता हूं आपके लिए, कौन सा पार्ट है, डेस्टिट्यूट का सिनोनिम बताना। डेस्टिट्यूट क्या होता है, गरीब होता है। गरीब के लिए कौन सा वर्ड है, इम्पावरिस्ट। पैट्रियोटिक देशभक्त होता है। हॉटी है वो घमंडी होता है ना, प्राउड जिसको ज्यादा हो। एलीट मतलब अभिजात वर्ग, जो हायर क्लास होती है समाज की, एक तबका होता है जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल तबका, बड़ा तबका, मतलब कहीं अभिजात वर्ग, हायर क्लास, है ना, उसको बोलते हैं एलीट। तो आपका आंसर आएगा इम्पावरिस्ट। अब है क्लोज टेस्ट, बहुत आसान सा क्लोज टेस्ट पूछा था। स्पीच इज अ ग्रेट डैश। स्पीच मतलब बोलना एक बहुत ही बड़ी क्या है, बट इट कैन बी ए ग्रेट कर्स, लेकिन ये कई बार बहुत बड़ा अभिशाप भी हो सकता है। फॉर वाइल इट हेल्प्स अस टू मेक आवर डिजायर एंड इंटेंशंस नोन टू आवर फेलोज। कारण क्या है इसका, कारण ये है कि यदि कई बार तो क्या करता है ये, मतलब स्पीच का काम क्या होता है कि हमारी जो डिजायर है, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारे जो इरादे हैं, उसका दूसरों को पता लग जाता है स्पीच के माध्यम से। जब बोलेंगे तभी पता लगेगा हम क्या सोच रहे हैं, है ना। लेकिन कई बार ये क्या करता है कि अगर आपने स्पीच को केयरलेस तरीके से यूज किया, लापरवाहीपूर्ण तरीके से यूज किया, तो ये हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो नजरिया है, हमारा जो व्यू पॉइंट है, उसको कंप्लीटली मिसअंडरस्टूड कर देता है। तो मतलब इससे गलतफहमी दूसरों को पैदा हो जाती है, समझ रहे हो। तो स्पीच जो है वो एक ये है, और वैसे ये कई बार कर्स भी हो सकता है। तो कर्स हो सकता है, तो इधर कर्स से संबंधित ही क्या आएगा, ये नेगेटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव चाहिए, तो क्या आ जाएगा, ब्लेसिंग, है ना। कई बार तो ये वरदान है, कई बार अभिशाप है। वरदान तो इसलिए है कि हमारे इंटेंशंस यहाँ पे नोन होते हैं अपने फेलोज को, साथियों को, लेकिन ये अभिशाप इसलिए है कि अगर केयरलेस तरीके से यूज किया तो हमारा इंटेंशन जो है, हमारे जो इरादे हैं, एटीट्यूड है, वो मिसअंडरस्टूड भी हो सकता है, गलतफहमी उससे हो सकती है। प्रोटेक्शन का मतलब सुरक्षा है। आर्टिकुलेशन का मतलब एक्सप्रेशन है, क्लियरली कोई चीज को एक्सप्रेस करने की जो क्षमता होती है, अभिव्यक्ति की जो कौशल होता है, उसे बोलते हैं क्या, आर्टिकुलेशन। और आर्ट का मतलब क्या है, कला। आगे आइए, अ स्लिप ऑफ द डैश। अब चूंकि बोलचाल की बात है, तो कह रहा है कि अगर फिसल गई, क्या फिसल जाती है, जबान। चूंकि हम बोलते हैं तो जबान ही फिसलेगी, पेन थोड़ी फिसलेगा, ईयर थोड़ी फिसलेगा, तो यहां पे आएगा टंग। तो स्लिप ऑफ द टंग, तो जीभ की जो फिसलन है, मतलब बोलने में जो गलती है, स्लिप ऑफ द टंग का मतलब होता है बोलने में गलती। अगर बोलने में गलती हो जाए, द यूज ऑफ एन अनयूजुअल और एन एम्बिग्यूअस वर्ड, अगर हमने कोई असामान्य शब्द का यूज कर लिया, या हमने कभी एम्बिग्यूअस शब्द का यूज कर लिया, एम्बिग्यूअस का मतलब संदिग्ध, जिसके दो दो अर्थ निकलते हों, ऐसा मीनिंग यूज कर लिया, एंड सो ऑन, और ऐसे ही मान लो कुछ और गलती कर दी, तो ऐसा हो सकता है कि ये दुश्मन बना दे, जहां हमने कोशिश करी थी मित्र बनाने की। हम चाहते थे कि बातचीत करके मित्रता करेंगे, लेकिन आपके बोलने की गलती के कारण वो शत्रु में तब्दील हो जाता है। अगेन एक बार फिर से, डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल यूज डिफरेंट डैश। अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं, अलग अलग वर्ग के लोग हैं, वो अलग अलग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, अलग अलग। तो देखो, अलग अलग शब्द यूज करते हैं, तो शब्द यूज करते हैं, शब्दों के लिए क्या है यहाँ पे, वोकैबुलरीज, है ना।
अलग अलग क्लास के लोग अलग अलग शब्द यूज करते हैं। कॉन्टेक्स्ट तो आएगा नहीं, प्लूरल नहीं है, कॉन्टेक्स्ट का संदर्भ होता है। रेफरेंस का मतलब जिक्र करना होता है, किसी चीज की ओर संकेत होता है, रेफरेंस भी प्लूरल नहीं। मीनिंग्स मतलब अर्थ, मीनिंग्स अर्थ मतलब आपने जो बोला उसका अभिप्राय। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हर क्लास के, जैसे टीचर है तो उनकी एक सेट वोकेबलरी होती है, वो उससे बाहर नहीं जाते, वो उसी के इर्द गिर्द बात करते हैं। डॉक्टर्स हैं वो अलग प्रकार के वोकेबलरी यूज करते हैं, एडवोकेट्स हैं वो अलग प्रकार की वोकेबलरी यूज करते हैं। तो यहाँ पे आएगा वोकेबलरीज, ठीक है। अब यहाँ आगे पढ़ने से मतलब नहीं, आगे देखिए, दस स्पीच इज नॉट अ गिफ्ट टू यूज लाइटली। इसलिए स्पीच जो है वो एक ऐसा गिफ्ट नहीं है कि उसको आप हल्के में लो, लाइटली यूज करो, विदाउट थॉट, बिना सोचे समझे यूज करो। बट वन, लेकिन स्पीच तो कुछ ऐसा होता है विच डिमांड्स, जिसकी डिमांड क्या होती है, डैश हैंडलिंग, कि आप उसको इस तरह से हैंडल करो। स्पीच क्या है, स्पीच कुछ ऐसी चीज है कि आप इस तरीके से हैंडल करो। भाई लाइटली यूज नहीं करो तो हैंडल कैसे करो, लाइटली नहीं करो तो अटेंटिव तरीके से करो, केयरफुल तरीके से करो, है ना। अटेंटिव और केयरफुल दोनों में अंतर। अटेंटिव मतलब होता है बहुत ही, जो व्यक्ति काफी ज्यादा फोकस्ड हो कोई चीज को लेकर, बहुत ज्यादा ध्यान देता हो, उसको बोलते हैं। हैंडलिंग जो होती है उसके साथ कोलोक्वियल जो जुड़ेगा, हैंडलिंग के साथ जो वर्ड सेट बैठेगा, मतलब कुछ वर्ड्स का पेयर होता है, वो इसके साथ ऐसे से कमिट मिस्टेक होता है, कमिट सुसाइड होता है ना। इसी पर डिलीवर स्पीच होता है। वैसे ही हैंडलिंग केयरफुल हो सकती है, केयरलेस हो सकती है, अटेंटिव नहीं हो सकती। ये काट दीजिए। फर्म का मतलब दृढ़ होता है, डिटरमिन्ड होता है, ये काट दीजिए। सीरियस का गंभीर होता है, ठीक है। सीरियस हैंडलिंग नहीं करना है, सीरियस थोड़ा सा नेगेटिव प्रकार का सा वर्ड हो जाता है। तो कह रहा है स्पीच जो है वो लाइटली यूज करने का नहीं है, बल्कि केयरफुल हैंडलिंग की जरूरत है, बहुत ही सोच समझ कर यूज करने की जरूरत है। ओनली अ फूल विल एक्सप्रेस हिमसेल्फ अलाइक टू ऑल काइंड्स एंड कंडीशंस ऑफ मैन। कह रहा है कि मूर्ख व्यक्ति ही ऐसा होता है जो सबके साथ एक जैसी बात करता है, उसको फर्क नहीं पड़ता किस क्लास का आदमी है, कैसा व्यक्ति है, वो तो बातें एक जैसी ही करेगा। 10 इस प्रकार से स्पीच इज ए वैल्यूएबल गिफ्ट, स्पीच एक बहुत ही बहुमूल्य उपहार है। बट इफ नॉट यूज्ड इन अ प्रॉपर वे, लेकिन अगर आपने इसको सही ढंग से यूज नहीं किया तो हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाए, गलतफहमी पैदा हो जाए। सिंस डिफरेंट क्लासेस यूज डिफरेंट वर्ड्स, अब देखो आ गया ना वर्ड्स ये, चूंकि अलग अलग क्लास के लोग हैं वो अलग अलग शब्दों का यूज करते हैं। वी मस्ट यूज स्पीच केयरफुली, ये देखो केयरफुली भी आ गया। हमें केयरफुली शब्दों का यूज करना चाहिए, बोलने का यूज करना चाहिए, टू अवॉइड बीइंग डैश, किस लिए, ताकि हम गलत ना समझे जाएं, गलत ना समझे जाएं इसके लिए कंडेम्ड। प्रेज का तो प्रशंसा है कि हम अगर सही ढंग से यूज करें तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें हमारी प्रशंसा हो जाए, तो अवॉइड करना है, बचना है। अवॉइड करोगे तो नेगेटिव चीज से बचोगे ना, ये तो पॉजिटिव है। क्रिटिसाइज्ड और क्रिटिसाइज्ड और कंडेम दोनों सिनोनिम है, इन दोनों का मतलब है निंदा करना, ठीक है। ये आंसर नहीं आएगा, मिसअंडरस्टूड आएगा। ये दोनों का मतलब निंदा करना, कि हमारी, चूंकि दोनों ही निंदा करना है तो कौन सा लगाएंगे ये पता नहीं, तो इसलिए लगाओ मिसअंडरस्टूड। चूंकि यहाँ पे देखो मिसअंडरस्टैंडिंग दे रखा है, गलतफहमी पैदा ना हो इससे बचने के लिए, तो मिसअंडरस्टूड आपका आंसर होगा। तो ये था दोस्तों इस पेपर में। अगली क्लास में किसी और पेपर की हम चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।